हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 20 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 19 अप्रैल को। दोस्तों, हर साल यह दिवस 19 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य होता है कि लोग अपने लीवर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें। 2023 की थीम क्या है? लीवर हेल्थ फॉर ऑल। दोस्तों, लीवर जो है हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, इम्यूनिटी और जो पोषक तत्व होते हैं उनकी स्टोरेज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड डे की बात आई है तो पूरे साल में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ डे डिस्कस करते हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो विश्व लीवर दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में 19 अप्रैल को, तो इसको मनाया है किसने? WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो WHO की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान प्रमुख हैं टेड्रोस अधनोम, जो कि इसके महानिदेशक हैं। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो टेड्रोस अधनोम है ये किस देश के हैं। और WHO का मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 20 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज से आपके लिए एक और सुविधा शुरू की गई है कि अब आप जो इस डेली करंट अफेयर्स का PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा फॉर PDF और फिर उसके बाद आप जो लिंक दी गई है वहां पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। तो PDF जरूर डाउनलोड करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मणिपुर में हुन थदो उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? तो दोस्तों, इस समुदाय का नाम इसी उत्सव में छिपा हुआ है। थदो लिखा हुआ है ना, तो ये थदो समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा 18 अप्रैल 2023 को कांग पोकपी में 5वें हुन थदो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसमें बहुत सारे डांस, संगीत, भोजन इत्यादि किया गया है। दोस्तों, मणिपुर की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मेईतेई जनजाति है, नागा जनजाति है, कुकी जनजाति है और फिर ये थदो जनजाति है। ठीक है, तो ये प्रमुख जनजातियां हैं यहाँ की। मेईतेई जनजाति की बात करें तो यह मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह या जनजातीय समूह कहा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। मणिपुर ने अभी हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया है। मणिपुर में अभी हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक गेम्स हुए थे जिसमें मणिपुर ने पहला स्थान हासिल किया है और इसने 85 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और कुल टोटल जो है 237 मेडल जीते हुए हैं। दोस्तों, मणिपुर में अभी हाल ही में संगाई महोत्सव भी मनाया गया और अमित शाह जी ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है। मणिपुर की लोकेशन आप ये देख सकते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर की जो सीमा है वो मिजोरम, असम और नागालैंड से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? आंसर हो जाएगा सीरिया। दोस्तों, ये नार्को स्टेट क्या है इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिस देश की अर्थव्यवस्था ड्रग्स पर आधारित हो जाए, यानी उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ड्रग्स पर ही चलने लगे, तो ऐसे स्टेट को हम नार्को स्टेट बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सीरिया जो है वो सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अब दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो सीरिया है इसके पास जो 90% विदेशी मुद्रा आती है वो ड्रग्स के कारोबार के कारण ही आती है।
तो दोस्तों यहाँ पर विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जो आय है वो है कैप्टागन, जो कि एक प्रकार का ड्रग है। तो इसका उत्पादन होता है और इसका निर्यात होता है। ठीक है, सीरिया जो है कैप्टागन का प्रमुख उत्पादक है, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है खाड़ी के क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। दोस्तों सीरिया की बात आई है तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के बशर अल असद, प्राइम मिनिस्टर हैं हुसैन अर्नूस। यहाँ पर आप सीरिया के मैप को देख सकते हैं, ये है दमिश्क जो कि कैपिटल है सीरिया की। और इसके पड़ोसी देशों में दोस्तों आते हैं इराक और जॉर्डन, इजराइल और ये तुर्की। अभी हाल ही में दोस्तों तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर ही भूकंप आया हुआ था, जिसमें 40 से 50 हजार लोग मारे गए थे। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल बात हुई है दोस्तों। तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में बुजी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। दोस्तों घाना ने अभी ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है और वो ऐसा करने वाला पहला देश बना है। और चीन में अभी हाल ही में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत हुई है। एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। पेरिस के लोगों ने अभी हाल ही में ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग की है। किम कॉटन जो कि न्यूजीलैंड की है, वो अंपायरिंग करने वाली यानी क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है और ये पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। दोस्तों तुर्की की मंजूरी के बाद अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम को मिला है। तो दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी कह सकते हैं FedEx, तो उसके CEO राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जा सकता है और इस पुरस्कार का उद्देश्य ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को बढ़ाने में भारतीय लोगों को, जो प्रवासी भारतीय लोग हैं, उनका जो योगदान है उनको पहचानना और उनको सम्मान देना। दोस्तों सुब्रमण्यम एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर हैं। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब आप कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था 2023 में? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पुरस्कार की, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों हम पुरस्कार बहुत दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अब रेगुलर वही पुरस्कार डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ आगे के पुरस्कार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। JSW के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरिबाल कृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने अभी हाल ही में पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। मीराबाई चानू ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। जर्मन की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, तो उन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार पत्रकार ABK प्रसाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग किसने लगाई है? तो ये लगाई है सैली सिंह ने। दोस्तों जंपर है सैली सिंह, तो उन्होंने 6.48 मीटर की छलांग लगाई है और इससे पहले जो रिकॉर्ड है भारत के लिए वो है अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम, तो उन्होंने 6.83 मीटर की छलांग लगाई है, जो कि अब तक रिकॉर्ड बना हुआ है। दोस्तों जो सैली सिंह है उन्होंने 6.48 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? सैली सिंह। दोस्तों एशियाई खेलों की बात करें तो इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको छूट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको छूट भी मिल जाएगी। किस देश ने अपना पहला उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में केन्या ने अपना पहला सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। तो केन्या ने कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग बेस से स्पेस एक्स के एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। दोस्तों
केन्या के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि ये छोटे से देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में ये देश है। चूंकि यहाँ के देशों में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत कम होती हैं, तो केन्या ने ये जो उपलब्धि हासिल की है ये उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो सकती है। केन्या के बारे में बात करें तो कैपिटल है इसकी नैरोबी, राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो, मुद्रा है केन्याई शिलोंग, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली और अंग्रेजी। दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है और केन्या की ये लोकेशन आप देखिएगा, ये है केन्या की लोकेशन और ये समुद्र से लगा हुआ है, यानी इंडियन ओशियन से लगा हुआ है। और यहाँ के जो प्रमुख देश हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे तंजानिया है और सोमालिया है, यानी केन्या की ये पड़ोसी देश हैं, युगांडा है और दोस्तों यहाँ पर इथियोपिया और साउथ सूडान, ये सभी आपको देश दिखाई दे रहे होंगे। और ये रवांडा, बुरुंडी, ये सभी देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित हैं। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो उन्होंने बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में मोबाइल ऐप या पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं उनकी बात करें तो पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में दोस्तों भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप भी लॉन्च किया गया है। IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने हैं। और इससे पहले विराट कोहली, शिखर धवन ये आंकड़ा छू चुके हैं। इसके अलावा अभी इसी IPL में डेविड वार्नर ने भी ये आंकड़ा छुआ हुआ है। तो दोस्तों रोहित शर्मा जो हैं वो IPL में 6000 रन बनाने वाले तीसरे इंडियन भी हैं। संगठन से समृद्धि अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है ये अभी हाल ही में गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम है कोई ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना है। और इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह से जोड़ा जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए। दोस्तों सरकार का लक्ष्य ये है कि 10 करोड़ महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ना और वर्तमान में ये जो संख्या है वो 9 करोड़ है, यानी 9 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है और लक्ष्य है दोस्तों सरकार का 10 करोड़ का। प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं, आज रिवाइज करते हैं कुछ सम्मेलन। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में हुआ है। भारतीय चावल कांग्रेस कटक जो कि उड़ीसा में है। 8वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 भोपाल। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार जल बजट जारी किया गया है? तो दोस्तों ये बजट जारी किया गया है केरल में। तो केरल में अभी ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कितनी है और कितनी खपत होगी, इस प्रकार का एक बजट जारी किया गया है और ये अपनी तरह का पहला बजट है। दोस्तों अगर हम केरल की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें बिहार जो है वो सबसे कम साक्षर है और केरल जो है सबसे अधिक साक्षर है। यहाँ की जो साक्षरता है वो 94% है। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल हाईकोर्ट बना है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर आज के जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? उत्साह पटनायक को। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है जो हाल ही में फिनलैंड में चालू हुआ है? तो उसका नाम है ओल्किलुओटो 3। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। हाल ही में युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितना राजस्व एकत्रित किया है? 2.40 लाख करोड़ का। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई में। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? नित्या श्रेय सुमथी ने। कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? फ्रांस। किसानों के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा
शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? किसान संपर्क अभियान। किस बैंक ने शेखर राव को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? कर्नाटक बैंक ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।